पीआरपी को लेके लोगों के दिमाग में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मेरे दो वीडियो डालने के बाद भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। तो ये मेरी पीआरपी की एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें मैं आपको पीआरपी की सारी नॉलेज दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पीआरपी के बारे में किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप कबीर शंखवार। वेलकम टू माई चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। और अपने इस चैनल पर मैं डे 1 से लेकर अपने हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ोटोज़, वीडियोस और नॉलेज शेयर करता हूं और अगले 1 साल तक करता रहूँगा। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर माई लेटेस्ट वीडियोस। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसका टॉपिक है पीआरपी। तो पीआरपी क्योंकि ब्लड से रिलेटेड एक टेक्निक है, तो पहले ब्लड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं जिससे आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में बॉडी वेट का 7 to 8% यानी कि 7 से 8% हमारी बॉडी में ब्लड पाया जाता है बॉडी वेट का। और अगर इसको वॉल्यूम में कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 4.5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक हो सकता है। दिस इज़ द रेंज। और हमारे जो ब्लड होता है इसमें बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें से 4 सबसे मेन होते हैं। पहला होता है WBC, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और साइंटिफिक लैंग्वेज में ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये एक बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी में अराउंड 4000 से लेकर 11000 पर माइक्रोलीटर तक पाए जाते हैं। 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर का 10 लाखवां हिस्सा, राइट, 1 मिलियंथ ऑफ अ लीटर। तो ये होते हैं और इनका काम क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में दौड़ते रहते हैं और जर्म्स को ढूंढते रहते हैं, उनसे फाइट करते रहते हैं। तो हमें कोई इन्फेक्शन ना हो तो ये हमारा उनसे बचाव करते हैं। दूसरे होते हैं रेड ब्लड सेल्स। इनका क्या बोलते हैं, इनको हम रेड ब्लड सेल्स को इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, राइट। अब इराइथ्रोसाइट्स क्या होते हैं कि इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, ये अराउंड 5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होते हैं। यानी कि अगर 50 to 60 लैक्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इतने पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ये हमारे फेफड़ों से, हमारे लंग से ऑक्सीजन को ले करके और हमारे बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में पहुंचाते रहते हैं, जिससे कि हमारे हर टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिलती रहे। अगले होते हैं प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में 1.5 से 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर तक पाए जाते हैं। यानी कि 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 से 4.5 लाख तक पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका सबसे बड़ा और एक ही सबसे मेन काम है, ये क्लॉटिंग में बहुत मदद करते हैं और इस वजह से इन्हें हीलिंग एजेंट भी बोला जाता है। ये हमारे वुंड्स को, हमारी चोट को और ज़ख्मों को ठीक करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। और चौथा जो होता है पार्ट हमारे ब्लड का, जो मेन पार्ट है, यानी कि 3 पार्ट बता दिया, चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये एक नॉर्मल वाइट वाटर की तरह, एक पानी की तरह होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे जो हमारे मिनरल्स और प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, ये बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। तो ये तो बताया आपको मैंने ब्लड के बारे में। अब आते हैं एक्चुअल पीआरपी पे। पीआरपी क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो आपको नाम से ही कवर हो गया होगा, नाम से ही पता चल गया होगा कि क्या मतलब है इसका। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें प्लेटलेट की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि प्लेटलेट हीलिंग का काम करते हैं। तो अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक मशीन्स आती हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स होती हैं। उसमें आपके ब्लड को कलेक्ट करके जो छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी क्या बोल सकते हैं उनको, परख नलियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उसमें डाल करके इसको घुमाया जाता है, जिससे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स अलग हो जाती हैं, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं और इस सॉल्यूशन में से प्लेटलेट्स को सिंपल लेके आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि सीधा ब्लड क्यों नहीं डाल सकते, इसको सेंट्रीफ्यूज करने की क्या ज़रूरत है या फिर सीधा प्लेटलेट डालने की क्या ज़रूरत है। तो जो हीलिंग एजेंट का काम होता है वो प्लेटलेट ही करती हैं। तो अगर आप सपोज मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप 1 ml ब्लड लेते हैं, 1 ml में से सपोज 1% अगर प्लेटलेट्स हैं और वो 1 ml आप ब्लड अगर अपने सर में इंजेक्ट करते हैं या कहीं पे भी हीलिंग के लिए इंजेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ 1% ही प्लेटलेट आपको मिलेगा। जबकि अगर आप उस 1 ml में से प्लेटलेट निकाल लो और ऐसे ही 1 ml की 10 जो शीशियाँ हैं उसमें से 1 ml निकाल लो, तो जो 10 ml का जो आपका एक सॉल्यूशन बनेगा वो प्योर प्लेटलेट रिच होगा, जिसमें सारी की सारी प्लेटलेट्स ही होंगी और वो हीलिंग में बहुत मदद करेंगी।
तो ये तो रही बात। अच्छा, एक मैं अब आपको बात बताता हूँ, लोग को शायद जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो हमारा ये PRP सिर्फ और सिर्फ हेयर में यूज़ नहीं होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊँ, ये हमारे एक आर्थराइटिस आपने सुना होगा, आर्थराइटिस में भी इसका यूज़ होता है, और लोअर बैक पेन होता है, इसमें भी इसका यूज़ होता है। और जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ होती हैं, जो आपने जैसे टेंडोनाइटिस बोलते हैं, टेंडन जो हमारे मसल्स में टेंडन्स होते हैं, उनमें जो पेन होता है, जो स्वेलिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। और एक पेन होता है जो रनर्स होते हैं ना, जैसे हमारे उज़ैन बोल्ट जैसे जो होते हैं, तो उनकी नीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको बोलते हैं पैटेलोफेमोरल पेन, जो पैटेलोफेमोरल पेन। तो ये इन सब में ही यूज़ होता है, इसका सबसे मेन यूज़ यही है इनका। बालों में भी इसका यूज़ होता है एक हीलिंग एजेंट की, ताकि हीलिंग जल्दी हो। और क्या बोलते हैं, बालों के जो एक शेडिंग जो पतला होता है वो थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है। अब मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि ये करवाना ज़रूरी है या नहीं, तो मैंने बोला था कि ज़रूरी नहीं है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग ट्रांसप्लांट करवाते हैं वो PRP करवाते ही हैं। आपके ट्रांसप्लांटेड बालों को PRP की ज़रूरत नहीं है। आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, यानी कि जैसे सपोज मेरे यहाँ के बाल चले गए थे, यहाँ के जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, अगर इनको मुझे बचाना है, इन हेयर को बचाने के लिए मुझे PRP मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक बात सोचिए आप, PRP का कॉस्ट मैंने आपको बताया था 700 से 15,000 तक होता है। 700 वाला कैसा होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। तो एक मिनिमम एक एवरेज लेते हैं, अगर 3 से 5,000 रुपये आप PRP पे देते हो और आप ऐसे 10 सेशन लेते हो, तो कितना हो गया, 30 to 50,000 रुपीज़ आपके पैसे गए। और एक PRP के कॉस्ट में आप अराउंड 4 मंथ्स का मिनॉक्सिडिल ले सकते हो और आप फिनास्टेराइड ले सकते हो। तो ये फिनास्टेराइड और मिनॉक्सिडिल ये आपके बालों को पतला होने से बचाते हैं और झड़ने से भी रोकते हैं। तो जो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे वीडियोज़ में कि भाई ट्रांसप्लांट तो करवा लेंगे, ट्रांसप्लांटेड बाल तो नहीं जाएगा, लेकिन जो बचे हुए बाल हैं अगर वो चले गए तो क्या होगा, तो उसके लिए ही डॉक्टर आपको अराउंड 6 मंथ्स तक पहले फिनास्टेराइड और ये मिनॉक्सिडिल एक साथ रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ ये बायोटीन्स के कैप्सूल और जो आपकी दवाइयाँ होती हैं वो सब आपको बताते हैं, तो जिससे कि आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं वो रहें, और ऐसा ना हो कि आगे बाल आगे पीछे फिर चले गए, तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाता है। तो आई होप PRP पे मैंने आपको काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की है। PRP यही होता है दोस्तों। PRP को आजकल बहुत मार्केटिंग की तरह बहुत यूज़ कर रहे हैं कि आपको फ्री दे देंगे या कुछ कर देंगे। ये सच बताऊँ तो एक अगर बंदा कहीं दूर से किसी क्लिनिक में जा रहा है, जैसे मेरे जैसा ही, मेरा तो एक PRP का सेशन फ्री था तो मुझे वो लेना ही था, वो भी मैं 1 महीने बाद लेना था, लेकिन मैं ले ही नहीं पाया। ऑफिस के काम से जब गया तभी मैं ले पाया उसको। तो और मुझे नहीं लगता कि मैं अगला भी आगे ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है। मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, जब से ट्रांसप्लांट करवाया है झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। थोड़े बहुत तो हर किसी के आते रहते हैं, वो तो कोई डरने की बात नहीं है, और बिल्कुल परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। इन सब र्यूमर्स में मत फंसो यार कि PRP और ये सब, और आपके पास खुद दिमाग है। और हाँ, जो ये ब्लड फ्लो होता है ना हमारी बॉडी में, उसका 20% दिमाग में भी जाता है। तो आप सबके पास दिमाग है, प्लीज़ उसका यूज़ करें, ठीक है, अपने विवेक का यूज़ और डिस्क्रिशन की, हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ। स्टेप आपको लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका राइट सब तो सिर्फ आपके पास ही है। मेरी किसी बात को मत मानो, लेकिन अगर मैं कुछ सच बता रहा हूँ या कुछ नॉलेज मेरी आपको अच्छी लगती है तो उसको देखो, समझो और जानो। और ये सब इतना डिटेल में बताने का मेरा जो प्रोसेस होता है वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि आपको कोई ऐसे ही बेवकूफ़ ना बना सके कि मतलब गए और हो गया, राइट, कि करवा लिया कहीं से भी, किसी ने भी बुलाया आ जाओ ये है वो है, ऐसा नहीं होता। ट्रांसप्लांट एक 1 टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तभी भी आप साल भर पढ़ाई करते हैं, राइट, तब एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो ये तो आपके पर्सनल बॉडी से रिलेटेड चीज़ है, एक सर्जरी है, तो इसमें आपको पूरा टाइम लो। और ये कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसमें ये नहीं है कि हाँ एकदम से आपको कुछ सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ सपोज़ कोई बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो गया तो तुरंत ही सर्जरी करवाना, नहीं। आप टाइम लो, आप प्रॉपर टाइम लो, देखो परखो, उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाओ अगर आपको करवाना है तो आई होप ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके बाद तो और कुछ बचा नहीं है। बाकी मिलते रहेंगे दोस्तों, अपना प्यार देते रहिए और मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर। मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को क्लिक करें। थैंक यू।